Good morning, student. Class 9. And before starting new topic, I would like to recap the topic that I taught in the last class. उसमें जो लास्ट क्लास हुआ था उसमें टॉपिक था द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। कमर्शियल फॉरेस्ट्री का इंडिया में कैसे डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में मैंने पढ़ाया था आपको, और मैंने ये बताया था कि इंडिया में रैपिडली फॉरेस्ट कटिंग हो रहा था। उसमें रेलवे के कंस्ट्रक्शन में और यूरोप में वो शिप बिल्डिंग में जाते थे, बिल्डिंग ऑफ द शिप एंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे। फॉरेस्ट की कटिंग इनडिस्क्रिमिनेटली हो रही थी। इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा कंसर्न, चिंता हो रहा था कि बहुत जल्दी फॉरेस्ट इंडिया से खत्म हो जाएगा। तब उन्होंने इसको साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को यूज करना चाहा। इसमें उन्होंने एक फॉरेस्ट एडवाइजर, फॉरेस्ट कंजर्विंग एडवाइजर को अपॉइंट किया, जो आपको जर्मनी से आए थे। उनका नाम था डेटिस ब्रांडिस, और उन्होंने इंडिया में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इंप्लीमेंट किया। और उनके द्वारा फॉरेस्ट को उन्होंने कई बार फॉरेस्ट एक्ट भी लागू किया, उसमें अमेंड भी किया। फॉरेस्ट को का डिवीजन भी उन्होंने किया। फॉरेस्ट का डिवीजन उन्होंने 3 तरह से किया। उसमें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, 3 तरह से फॉरेस्ट का डिवीजन किया गया। और जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनका फॉरेस्ट में एंट्री, कलेक्टिंग द फ्रूट्स, कलेक्टिंग द फायरवुड्स, इन सभी पर रोक लगा दिया गया। जो गुड क्लास फॉरेस्ट थे उसमें किसी का एंट्री नहीं हो रहा था, और जो विलेज फॉरेस्ट थे उनसे वो कुछ कलेक्ट कर सकते थे। उन्हें फायरवुड कलेक्शन के लिए या फिर वुड कलेक्शन के लिए फॉर मेकिंग द हाउसेज कलेक्शन का उनको मौका दिया जाता था। और उसके बाद जो फॉरेस्ट एक्ट पारित किए गए उसमें पनिशेबल बना दिया गया उसको। जो भी इस फॉरेस्ट एक्ट को फॉलो नहीं करता था उसे पनिशेबल बना दिया गया। दिस वाज द साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। उसके बाद आपको बता दो, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में ये इंप्लीमेंट किया गया वन टाइप ऑफ प्लांट, जिससे आपने प्लांटेशन नाम दिया। प्लांटेशन कहा जाता है इसे। वन टाइप ऑफ प्लांट वेल ग्रोन इन वन एरिया, लार्ज एरिया इन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड द प्लांटेशन। उसमें जो अनवांटेड प्लांट थे उनका कटिंग करके लार्ज स्केल में सिंगल टाइप ऑफ ट्री को ग्रो किया गया। दिस वाज द साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, इसको यूज किया गया। अब आगे जो हमें पढ़ना है फॉरेस्ट सोसाइटी अंडर कॉलोनियलिज्म। फॉरेस्ट सोसाइटी कॉलोनियलिज्म में हाउ वेयर द लाइव्स ऑफ द पीपल अफेक्टेड। टॉपिक है हाउ वेयर द लाइव्स ऑफ द पीपल अफेक्टेड। जब गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एक्ट पारित किया, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इंप्लीमेंट किया, तो जो सोसाइटी फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थी, जंगलों में रहते थे या फिर जंगल के आसपास रहते थे, विलेजर्स, हाउ दे वर अफेक्टेड बाय दिस लॉज मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो पहले पढ़ना है फॉरेस्टर्स एंड विलेजर्स की नीड क्या है। जब नीड को जान लेंगे तब पता चल पाएगा कैसे वो है। Foresters and the villagers. According to forester and the villagers, the good forest is जहां पे उनको मिक्सचर ऑफ स्पाइसेस, मसाले डिफरेंट तरह के मिल पाए, वो फ्यूल उनको अवेलेबल हो, फ्यूल वुड अवेलेबल हो, फॉडर उनके एनिमल के लिए फॉडर अवेलेबल हो, और लिव्स भी अवेलेबल हो, वो उनके लिए गुड फॉरेस्ट कहलाता। उनका ये नजरिया था कि गुड फॉरेस्ट कौन सा हो सकता है जहां ये इतने सारे थिंग्स उनके लिए अवेलेबल हो और वहां से वो कलेक्ट कर सके। ये उनका थिंकिंग था। विलेजर्स जो फॉरेस्ट को यूज करते थे किस लिए, देखिए, वो रूट्स, जो प्लांट्स के रूट्स होते थे उसको यूज करते थे, लीव्स को यूज करते थे, फ्रूट्स, मेडिसिन कलेक्ट करते थे फॉरेस्ट से, और फिर उसे यूज करना या फिर मार्केट में सेल करना। फॉरेस्ट से जो टिम्बर लकड़ियां मिलती थी उसका वो याक बनाते थे, और प्लाव एग्रीकल्चर करने के लिए जो हल होता है उसको बनाते थे लकड़ियों से।
फॉरेस्ट से जो बैम्बू प्राप्त होता था उससे वो फेंसिंग ऑफ देयर हाउसेज, टू प्रोटेक्ट देयर हाउसेज दे मेक द फेंस विद द हेल्प ऑफ द बैम्बू। बैम्बू के सहारे वो अपने घर की बाउंड्री को बनाते थे, बास्केट बनाते थे, पोर्टेबल वाटर बोतल बैम्बू के को कटिंग करके और उससे वाटर बोतल के रूप में यूज करते थे। लॉन्ग डिस्टेंस अगर कभी ट्रेवल करना होता था उन्हें फॉरेस्ट में, तो दे कीप दिस वाटर बोतल फुल ऑफ वाटर लेकर चलते थे। उसके लिप्स से, अभी आपने सोचा होगा लिप्स क्या करते होंगे, लिप्स से वो डिस्पोजेबल प्लेट बनाते थे और कुछ बार्क से, जिसको कहते हैं स्किन ऑफ द प्लांट, बार्क से वो रॉक्स बनाते थे। तो इतने सारे गुड्स को फॉरेस्ट से वो लेकर यूज करते थे और इनके नजर में इतने सारे अवेलेबिलिटी जहां जिस फॉरेस्ट में हो वो क्या कहलाएगा, गुड फॉरेस्ट कहलाएगा। ये सोच विलेजर्स एंड द फॉरेस्टर। एट द सेम टाइम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थी, उनका थिंकिंग डिफर करता था। वो फॉरेस्ट को, अच्छे फॉरेस्ट को किस तरह समझते थे कि जहां पे ऐसे ट्री मिले, वेलेबल ट्री मिले, जिससे क्या बनाया जा सके, सीप बनाया जा सके, उससे रेलवे बनाया जा सके। रेलवे बनाए, रेलवे पे ट्रैक को कंस्ट्रक्ट किया सके, रेलवे को स्लीपर के रूप में उसको यूज किया जा सके। ये वो चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो चाहते थे टिम्बर और प्लांट जो वो हार्ड प्लांट हो, हार्ड हो और टॉलर, मैक्सिमम टॉलर ट्री। वो हर्ब सेंसर्स और स्मॉलर ट्री को लाइक नहीं करते थे, ताकि उनको पीक और साल में से प्लांट मिल पाए, तो उससे शिप बिल्डिंग में और रेलवे के ट्रैक को लेइंग करने में उसको हेल्प हो सके। वो चाहते थे रेस्ट ऑफ द प्लांट की कटिंग कर दे, बिकॉज दीज रेस्ट ऑफ द प्लांट्स आर नॉट यूजेबल फॉर द ब्रिटिश और कंपनी गवर्नमेंट। उसको अपने यूज के लायक नहीं समझते थे, इसलिए वो इसको कटिंग करते थे। तो ये आइडियाज था फॉर द गुड फॉरेस्ट, फॉर द फॉरेस्ट विलेजर्स एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये दोनों का थिंकिंग अलग अलग था फॉरेस्ट को लेकर के। फॉरेस्ट एक्ट, तो अभी बताया मैंने आपको कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स, विलेजर्स का गुड फॉरेस्ट का मतलब क्या था, एंड द फॉरेस्ट, गुड फॉरेस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए गुड फॉरेस्ट क्या था, दोनों डिफर कर रहा है। तो जब फॉरेस्ट एक्ट लाया गया तो उसमें देखिए एक तरह से हार्डशिप, विलेजर्स के लिए बहुत कठिनाई आती, बहुत परेशानी होती। आप कह सकते हैं उनके लाइवलीहुड पर इफेक्ट पड़ गया, उनके जीवन पर इफेक्ट पड़ गया। इन वन सेंटेंस और इन वर्ड कह सकते हैं, देयर लाइवलीहुड डिपेंडेड अपॉन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट। उनका जीवन यापन और उनके आधारित था जंगल के प्रोडक्ट पे। लेकिन फॉरेस्ट एक्ट आने का मकसद था, मतलब ये हुआ जो मैंने पढ़ाया था आपको, फॉरेस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और एंट्री, फॉरेस्ट में एंट्री, फॉरेस्ट में गैदरिंग, फॉरेस्ट में आपको ग्रेजिंग, सब पर बैन लगा दिया। तो आप कह सकते टोटली उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। फॉरेस्ट ड्वेलर्स का वो हार्डशिप फीलिंग करने लगे, कठिनाइयों के लिए आने लगा। उनका जो एवरीडे प्रैक्टिस था सब रुक गया। फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ जो एवरीडे का प्रैक्टिस था, एवरीडे का वर्किंग उनका था, सब रुक गया। वो एवरीडे वुड कलेक्ट करने के लिए जंगल में जाते थे, एनिमल को लेकर ग्रेजिंग के लिए। दे ग्रेज द कैटल इन देयर फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। तो ग्रेजिंग पे कंट्रोल हो गया। क्यों हो गया? फॉरेस्ट एक्ट हो गया, बैन लग गया। वो फ्रूट एंड द रूट्स कलेक्शन जाते थे करने फॉरेस्ट में, उससे बैन लग गया। हंटिंग एंड द फिशिंग, इन सभी चीजों पर बैन लग गया। इसको फॉरेस्ट एक्ट क्या घोषित कर दिया? इलीगल। मीन्स अगर आप फॉरेस्ट से इतने सारे कलेक्शन के लिए जाते हैं तो आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है और पनिश भी किया जा सकता है। तब पीपुल को फोर्स, जीवन यापन जीने के लिए उसको एक तरह से फोर्स किया गया टू स्टील द गुड्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। जंगल से उसकी चोरी करे, मजबूर हो गए वो चोरी करने के लिए। और इन सभी चीजों की चोरी करने जब फॉरेस्ट में जाते थे, मेन एंड वोमेन, स्पेशली वोमेन की बहुत परेशानी होती थी।
तो फॉरेस्ट गार्ड और जो फॉरेस्ट पुलिस होती थी, उनको पकड़ लेने के बाद उनके साथ ब्राइब उनको देना पड़ता था, घूस के रूप में देना पड़ता था, और फ्री फूड वो डिमांड करते, फ्री फूड डिमांड करते थे, फ्री फूड डिमांड करते थे और ब्राइब के रूप में कुछ लेते थे, तभी उनको छोड़ते थे। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द मर्सी ऑफ द गार्ड। ये किस पे डिपेंड करता था? उस गार्ड के, उस फॉरेस्ट गार्ड की मर्सी पे कि क्या पनिशमेंट उसको दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो इस तरह करके इनका जीवन यापन टोटली डिस्टर्ब हुआ फॉरेस्ट एक्ट के लागू होने से, कानून बनने से और रेस्ट्रिक्शन आने से। नेक्स्ट है हाउ डिड द फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टिवेशन। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट रूल बनाया और बैन लगा दिया एंट्री इन द फॉरेस्ट, बैन लगा दिया तो यूज द फॉरेस्ट प्रोडक्ट, कलेक्ट द फॉरेस्ट प्रोडक्ट। सब पे रोक लग गया फॉरेस्ट एक्ट से, रूल से, फॉरेस्ट रूल से बैन लग गया। कल्टीवेशन को इसने कैसे इफेक्ट किया, एग्रीकल्चर को कैसे इफेक्ट किया? तो बता दो, फॉरेस्ट के आसपास या फॉरेस्ट में ट्रेडिशनली शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता था। इसका एक और नेम है स्वीडन कल्टीवेशन भी और झूमिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है इसको। हमारे देश में, देश के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में भी इसके होती है, सब पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में भी इसकी एग्रीकल्चर होती है। इसको ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर कहा जाता था, प्राचीन एग्रीकल्चर कहा जाता था। और ये मोस्टली एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिकन में इसका प्रैक्टिस होता था। ये ट्राइबल कम्युनिटी जो जंगलों में रहते हैं वो, या फिर जंगलों के आसपास रहने वाले फॉरेस्ट ड्वेलर्स, विलेजर्स, इस तरह की खेती करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसके अंदर होता है लार्ज स्केल में फॉरेस्ट को काट देते हैं, जला दिया जाता है, उसके ऐश को राख को स्प्रेड कर देते हैं और फिर उस पर खेती करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, रोटेशन भी करते हैं। रोटेशन में इसलिए भी कि लगभग 2 साल तक, कपल ऑफ ईयर्स उसमें एग्रीकल्चर करते हैं, जब तक उससे फर्टिलिटी मेंटेन रहता है तब तक एग्रीकल्चर करते हैं। और जैसे फर्टिलिटी ओवर होती है, लगभग 12 से 18 साल के, 12 और 18 ईयर के लिए इसको छोड़ देते हैं। फिर ये कम्युनिटी मूव कर जाते हैं दूसरी जगह। वहां जाने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, वहां पे फॉरेस्ट की कटिंग की, उसको बर्न किया, जलाया और उसको स्प्रेड कर दिया और फिर वहां उन्होंने एग्रीकल्चर किया। फिर वो कपल ऑफ ईयर्स वहां एग्रीकल्चर करते हैं, फिर वो मूव कर देते हैं। दैट इज द रोटेशन। और रोटेशन करते हुए कई सालों के बाद फिर लौटकर उसी प्लेस पे वो आते हैं। इस एग्रीकल्चर को कहा गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कहा गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा गया। इसका दूसरा नेम भी है स्वीडन कल्टीवेशन भी है, झूमिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, और डिफरेंट एरिया में अदर नेम से भी जाने जाते हैं झूमिंग कल्टीवेशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट और कॉलोनियल गवर्नमेंट रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस हार्मफुल। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कहा कि ये प्रैक्टिस, इस तरह के एग्रीकल्चर सिस्टम हार्मफुल। उनका थिंकिंग था पहला कि वो डेंजर फॉर द फॉरेस्ट फ्लेम्स, फ्रॉम ऑफ द फ्लेम्स, जो आग लगाए जाते हैं उससे आग फैलने की चांसेस ज्यादा रहते हैं, और आग फैलेंगे तो अवेलेबल टिम्बर में आग लग जाती है और आग लग जाएगी, जिसके कारण जो टिम्बर अवेलेबल होना चाहिए था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए वो नहीं हो, इसलिए इसको वो डेंजरस मानते थे। उनका सोच था कि अवेलेबल टिम्बर हमें अवेलेबल नहीं हो पाएगा। कंपनी गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक और परेशानी थी, दे वांटेड टू कलेक्ट द टैक्स, वो टैक्स कलेक्ट करना चाहते थे। बट ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन था, मुश्किल से 2 साल तक एक जगह वो रुक करके एग्रीकल्चर करते थे, उसके बाद अपने आप को शिफ्ट कर लेते थे। जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पता चलती थी कि वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वहां इनके एजेंट टैक्स के लिए पहुंचते, वो शिफ्ट कर जाते दूसरी जगह और टैक्स नहीं मिल पाता है इनको। फिर अगले साल दूसरी जगह ये चेंज होता रहता, रोटेशन होता रहता था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल था टैक्स कलेक्ट करना, एग्रीकल्चर टैक्स। ठीक है।
जब ये फॉरेस्ट रूल लगा दिया गया, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो आदिवासी थे, जंगलों के आसपास रहने वाले कम्युनिटी, उन पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा, अफेक्टेड दिस देयर लाइफ। दे वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगल से उसको निकाल दिया गया, जंगल से बाहर कर दिया गया। मजबूरन उन्होंने अपने ऑक्यूपेशन, बहुत सारे ने अपने ऑक्यूपेशन चेंज कर लिए। दे माइग्रेटेड टू द सिटीज, वो शहर की ओर माइग्रेट कर गए, वहां जाकर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में या किसी और सेक्टर में काम करना स्टार्ट कर दिया। और कुछ जो माइग्रेट नहीं किए, दे स्टार्ट ए स्मॉल रेबेलियन, कुछ ने उसके विद्रोह भी कर दिए फॉरेस्ट में। जैसा कि मैंने आपने 8th क्लास पढ़ा होगा बिरसा मुंडा के बारे में, सिंधु कानू के बारे में, जिन्होंने फॉरेस्ट झारखंड के और संथाल परगना में उन्होंने इसी कारण से रिबेल किया था अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, तो ये आपका ये रहा, इससे देखें और देखकर फिर आप स्टडी करें। मैं इसका रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा, जो आप उसको सॉल्व करके फिर शाम को इसको आंसर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।